We were discussing about the ट्रांसलोकेशन ऑफ गैमीट्स इन मैमल्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है मैमल्स में, दैट इज़ द एम्पुलर रीजन ऑफ ओविडक्ट। इस डायग्राम में एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल जो है उसको क्लैरिफाई किया गया है। दिस इज द ओवरी एज वी हैव स्टडीड in cortical region of ovary there is maturation of oocyte in the follicles। ग्रेफियन फॉलिकल है, एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन क्या होगा, इसमें से oocyte जो है दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द फिम्बरी विच आर द फर्स्ट एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट टुवर्ड द ओवरी। फनल शेप्ड पार्ट होता है, इसी से ओविडक्ट के इनफंडिबुलम कहते हैं। मिडल पार्ट ऑफ द ओवरी इज नोन एज एम्पुला। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है दैट इज एम्पुला। और यूट्रस के करीब जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज द इस्थमस। इस्थमस तीन पार्ट हैं ओविडक्ट के, इस्थमस टुवर्ड यूट्रस, इन द सेंटर इज द एम्पुला, और ओवरी की तरफ जो है इट इज द इनफंडिबुलम। अब यूट्रस जो है दैट इज द चैम्बर वेयर इम्प्लांटेशन विल अकर। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जो फीटस है वो यहाँ आकर अटैच हो जाता है यूट्रस के साथ, खासतौर पर ये फंडस वाला रीजन जो है एट दिस पॉइंट इट विल बी एम्बेडेड इन द यूट्रस और फर्दर उसकी डेवलपमेंट होगी। यूट्रस जो है हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्पेसिफिक मसल की लेयर्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में उनको शो किया है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे, जब आप इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेयर्स क्या क्या हैं। सबसे इंटीरियर लेयर जो है टुवर्ड द कैविटी या ल्यूमन दैट इज एंडोमेट्रियम, उसके बाहर की तरफ जो है इट इज़ मायोमेट्रियम, और सराउंडिंग में ये आपको पूरे ट्रैक्ट के पूरे हर ऑर्गन के बाहर जो है वो स्पेसिफिक डिसेंट्रिक लेयर होती है जो उस स्पेसिफिक आप कह लें कि ऑर्गन को एसोसिएट किए रखती है, नॉट ओनली विद द अदर ऑर्गन्स ऑफ द सेम सिस्टम, बल्कि जो हमारा इंटरनल विजरा है जो स्पेसिफिक स्केल्टन उसके करीब होता है उनके साथ भी ये मीजोवेरियम हम इसको कहते हैं अटैच किए रखती है, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो ऑर्गन अपनी जगह पे फिक्स रहे, इधर उधर उसकी मूवमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। द anterior most part toward the external genitalia of this uterus is the cervix. This narrow passage is known as cervix. ये cervix है। यहाँ पर sperms जो हैं they will be laid down, और यहाँ से sperms जो हैं they have to migrate toward the ampular region of the ovary for fertilization. यहाँ तक उनका पहुँचना जो है that is dependent on their hyperactivity, और वो hyperactivity उनमें खुद से नहीं होती, वो हाइपर एक्टिविटी जो है उनमें तब आती है जब वो यूट्रस के अंदर आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की एनवायरनमेंट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मौजूद स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं वो उनको हाइपर एक्टिवेट करते हैं, जिससे फिर वो फास्ट स्पीड के साथ टुवर्ड द oocyte मूव कर सकते हैं। तो आपको इंटरनली इसका ओविडक्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और द पाथ दैट विल बी टेकन अप बाय द स्पर्म्स। अब क्या होता है कि जो नॉर्मल यहाँ से वो साइट रिलीज हुआ तो ओविडक्ट में जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसकी वो है इधर इनफंडिबुलम से टुवर्ड्स द यूट्रस, वहाँ जाना इसने। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू द वेजाइना और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होनी है और स्पर्म जो है दे आर डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वो स्पर्म जो है दे विल मूव एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या थी, इनफंडिबुलम से टुवर्ड द यूट्रस, लेकिन स्पर्म्स जो हैं उन्हें उस मूवमेंट के अगेंस्ट ट्रेवल करना पड़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए, एम्पुला में जाने के लिए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ उनमें किस तरह से आती हैं, लेट्स सी। ये डायग्राम समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये दिखाना था, हमने डिस्कस किया था IP3 के बारे में।
मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए आप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। टू साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पोज या कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी तरह से लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। इसमें ये जो आपको हेड्स वाले लिपिड्स नजर आ रहे हैं, दे आर वेरियस टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इनमें से आप ये देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कार्बन नंबर 1, 2 and 3। दिस इज ग्लिसरॉल हैविंग 2 एसाइल ग्रुप्स, उसके साथ R1 और R2 दो एसाइल ग्रुप्स हैं। तीसरा कार्बन जो है दैट कैरीज अ फॉस्फेट। फॉस्फेट के साथ जो है ये इनोसिटोल बेस है। तो ये PIP3 क्या चीज़ है? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिस फॉस्फेट या बायोफॉस्फेट भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक फॉस्फेरिक एसिड, एक ग्लिसरॉल और दो एसाइल रेडिकल, दे आर नोन एज फॉस्फेटिडाइल। इतना हिस्सा जो है इसका ये फॉस्फेटिडाइल कहलाता है। फॉस्फेटिडाइल के साथ आगे फिर डिपेंड करता है आपका क्या रेडिकल अटैच्ड है। इसके साथ ये देखिए एक फॉस्फेट ये है, एक फॉस्फेट ये है, ये इनोसिटोल बिस फॉस्फेट एक नाइट्रो मतलब बेस है उसकी कह लें, जिसकी वजह से जो इसकी कन्वर्जन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द, ये फॉस्फोलिपिड था विच वाज अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस फॉस्फोलिपिड की ये बिस फॉस्फेट में कन्वर्जन करवाता है ये फॉस्फोलाइपेज सी। दिस इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये इनकी कन्वर्जन करवाता है फॉस्फोलिपिड की तो उसमें एक PIP3 बनता है और उसके साथ साथ एक जो है वो डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल में आप देख लें ये 3 ग्लिसरॉल हैं और 2 उसके साथ एसाइल रेडिकल, 3 कार्बन ग्लिसरॉल के कार्बन हैं और 2 उसके साथ एसाइल रेडिकल्स हैं। ये इसकी जो ऑलरेडी मतलब एक सेटअप है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो इस तरह से होगा कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, उसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी हैं। वो प्रोटीन्स जो हैं दे में एक्ट एज एन एंजाइम। मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, मतलब दे आर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो गेटेड चैनल के गेट्स के तौर पर काम करते हैं, मतलब वो दरवाजे हैं, उन चैनल्स को वो बंद किए रखते हैं या अगर स्टिमुलस आता है तो उनको ओपन करते हैं। तो ये वाला जो प्रोटीन है दिस इज आयनिक चैनल फॉर सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज। इसको सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप कहते हैं। इसका ओपन होना या क्लोज होना जो है वो वेरियस स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है। ये फॉस्फोलाइपेज सी है जो नॉर्मल कंडीशन में तो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन अगर इसको स्टिमुलेट कर दिया जाता है, बाहर से कोई सिग्नल आता है तो ये इस फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिस फॉस्फेट की कन्वर्जन करता है इनटू IP3 में इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें आप ये देखें दो फॉस्फेट उसके पास पहले से मौजूद थे और एक तीसरा फॉस्फेट जो है वो इसने अटैच किया एक्टिवेशन से। एक फॉस्फेट ये था पहले और एक ये था 1 पर और 2 पर। इसने क्या किया है 1, 2 और ये कार्बन नंबर 6 जो है इनके ऊपर फॉस्फेट की एडिशन करवाई है जिससे ये कन्वर्ट हो गया इनटू IP3 में। बाकी पार्ट जो है इसका that is you can say detached from this inositol in the form of diacyl glycerol। ये diacyl glycerol बन गया है और ये वाला फॉस्फेट जो यहाँ पर पहले 6 के साथ अटैच्ड था जो फॉस्फेटिडाइल का हिस्सा था वो थर्ड फॉस्फेट की फॉर्म में इसके साथ अटैच होकर सेपरेट हो गया एंड IP3 एंड diacyl glycerol फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। diacyl glycerol तो मेम्ब्रेन में ही रह जाएगा, लेकिन IP3 जो है that has specific receptors on the endoplasmic reticulum membrane। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर है इसका, उसके साथ आकर ये IP3 अटैच होगा और जैसे ये बाइंड करेगा तो ये जो रिसेप्टर है दैट विल बिहेव लाइक कैल्शियम आयन चैनल, वो खुल जाएगा और जो अंदर कैल्शियम आयन स्टोर किए हुए थे दे विल बी रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। इसको हम कैल्शियम आयन इफ्लक्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक बर्स्ट आ जाएगा, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हाईली इंक्रीज कर जाएगी। जब ये कैल्शियम आयन इंक्रीज करेगा तो ये क्या क्या कर सकता है, ये कैल्शियम आयन जो है कैल्शियम आयन एक तो डायरेक्ट खुद बाहर जा सकता है, यही जो पॉजिटिव आयन का पंप था उसको यूज करते हुए इट कैन लीव द सेल। उसके साथ साथ मतलब
पॉजिटिव आयंस की एक्सचेंज को एनहेंस करता है। उसके साथ साथ जो डायसाइल ग्लिसरॉल फॉर्मेशन थी वो किसी स्टिमुलस की वजह से, नॉर्मली तो वो नहीं होता सेल के अंदर, नॉर्मली तो ये PIP2 होता है। तो जब डायसाइल ग्लिसरॉल बना तो डायसाइल ग्लिसरॉल का बनना जो है दैट रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ दिस चैनल, उसकी वजह से ये चैनल एक्टिवेट हो गया, बाहर से सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो गए, अंदर से हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए। इधर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैल्शियम की वजह से इंक्रीज हो रही है और ये कैल्शियम आयन जो इंक्रीज हो रहे हैं दे स्टिमुलेट द ई फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, सेल से बाहर निकालते हैं हाइड्रोजन आयन को। उसके साथ साथ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, DNA सिंथेसिस, RNA ट्रांसलेशन, इन एग के अंदर वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज को स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं कि वो प्रोसेस होना शुरू हो जाए। अब जब सेल में ये चैनल खुल जाता है तो उसकी वजह से बाहर से सोडियम आयन अंदर आएगा, समंदर का पानी था, सोडियम रिच था, तो ये सोडियम आयन जो अंदर आएगा ये सेल के अंदर अल्कलिनिटी में इजाफा करेगा और ये हाई अल्कलाइन जो pH है दैट विल स्टिमुलेट वेरियस टाइप ऑफ इवेंट्स इनसाइड द वो साइट। तो मतलब ये इसका मैकेनिकल बैकग्राउंड था, आप कह लें मॉलिक्यूलर बैकग्राउंड कह रहे हैं इसे, कि ये सारा कुछ इन बिल्ड सेल के अंदर पहले से मौजूद होता है। जैसे ही स्पर्म जो है वो बाइंड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ दिस फॉस्फोलाइपेज C। जैसे ये एक्टिव होगा ये क्या करेगा, ये इस फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन कर देगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। इसको एक हिस्सा इसका IP3 की फॉर्म में रिलीज कर देगा और दूसरा जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच था उसे डायसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में अटैच्ड ही रहने देगा। तो ये बेसिकली इस तरह के इवेंट्स जो हैं दे विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ गैमीट्स। इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो पूछ लें। सारा समझ आ गया? यस मैम, समझ आ गया। आगे हम स्टार्ट करने लगे हैं मैमल्स में फर्टिलाइजेशन। We were discussing about the translocation and capacitation. The reproductive tract of female mammals play a very active role in the mammalian fertilization process, while the sperm motility is required for mouse sperm to encounter the egg once it is in the oviduct. Sperm motility is probably a minor factor in getting the sperm into the oviduct in the first place. उसके लिए मतलब जो मोटिलिटी है, स्पर्म मोटाइल है इस स्टेज पे जब उसे डिपॉजिट किया जाता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लेकिन ये इतना हाईली मोटाइल नहीं होता कि अगेंस्ट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये ओविडक्ट तक पहुंच सके, उस पार्ट तक जहां फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। The sperm are found in the oviducts of mice, hamster, guinea pigs, cows and human within 30 minutes of sperm deposition in the vagina, a time too short to have been attained by even the most Olympian sperm relying in their own flagellar part. कहते हैं कि जो रिसर्च है उसमें ये फाइंड आउट किया है कि 30 मिनट्स जैसे ही स्पर्म डिपॉजिट किए गए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसके 30 मिनट्स के अंदर वो स्पर्म्स जो हैं वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। ये बात जो है इसकी ये एबिलिटी, ये अगर वो बहुत ज़्यादा हाई पार का स्पर्म भी है अपना फ्लैजेला मूव करके तब भी वो वहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकता। तो कौन सी ऐसी पावर है जो उसके अंदर आ जाती है और वो इस स्टेज पे वहाँ तक मूव करके 30 मिनट्स में पहुँच जाता है? उसके लिए rather the sperm appear to be transported to the oviduct by the muscular activity of the uterus. यूट्रस जो है वो एंटीज पेरिस्टाल्टिक कंडीशन में उस वक्त
कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है उसके मसल्स, हमने देखा है अभी कि कितनी मोटी उसकी मस्कुलर वॉल होती है, ताकि इस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट किया जा सके ओविडक्ट तक। खुद वो अपनी फ्लैजुलर पार से इतनी तेजी से वहां नहीं पहुंच सकता। वेरियस फैक्टर्स हैं जो उसे वहां तक पहुंचाते हैं, उनमें से एक फैक्टर जो है दैट इज द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस। By whatever means mammalian sperm pass through the uterus and oviduct interacting with the cells and secretions of female reproductive tract as they do so. ये जो फैक्टर्स हैं ये कहाँ से उस स्पर्म को मिलते हैं? जब वो यूट्रस और ओविडक्ट में से गुजर रहा होता है तो जो वॉल्स में मौजूद सेल्स हैं और उस स्टेज पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की सिक्रीशंस जो हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस स्पर्म हाइपर एक्टिव। इसके अंदर ये मोटिलिटी लाने का, ये फोर्स लाने का जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है दैट इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। These interactions they are critical for their ability to interact with the egg. ये इंटरेक्शन जो उसका सेल्स के साथ और उनकी सिक्रीशंस के साथ होता है ये उसके अंदर फर्टिलाइजिंग एबिलिटी लाता है। अगर ये इन सारी सिक्रीशन से नहीं गुजरेगा, आप इसको बाहर निकाल कर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए रख दें तो ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता। उसके अंदर मैचुरेशन जो है फर्टिलाइजिंग एबिलिटी की दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सिक्रीशंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. Newly ejaculated mammalian sperms, they are unable to undergo the acrosomal reaction without residing for some time in the female reproductive tract. Experimentally इसको verify किया था कि अगर ejaculate जो है ejaculate means जो semen मेल बॉडी से रिलीज हुआ है उसमें उसके सिक्रीशंस भी प्रेजेंट हैं, स्पर्म्स भी प्रेजेंट हैं, तो उसको अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ देर ना रखा जाए तो वो फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं होता। द सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अलाउ द स्पर्म टू बी कॉम्पिटेंट टू फर्टिलाइज द एग इज नोन एज द कैपेसिटेशन। वो सारी तब्दीलियाँ जो उसमें स्पेसिफिक सिक्रीशंस की वजह से आती हैं जिसकी वजह से वो स्पर्म जो है वो इतना कॉम्पिटेंट हो जाता है कि एग को फर्टिलाइज कर सके। Collectively, these physiological changes they are known as capacitation. The requirement for capacitation varies from species to species. उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकते हैं। कैपेसिटेशन कैन बी मिमिक्ड इन विट्रो by incubating sperm in tissue culture media containing calcium ions, bicarbonate and serum albumin. कहते हैं कि जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो आप इन स्पर्म्स को कैपेसिटेट कर सकते हैं, कैपेसिटेशन के प्रोसेस को मिमिक कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इन स्पर्म्स को पहले कुछ देर के लिए ऐसे मीडिया के अंदर इंक्यूबेट करें जिसमें कैल्शियम आयंस भी होने चाहिए, बाइकार्बोनेट्स भी होने चाहिए और सीरम एल्ब्यूमिन भी होना चाहिए। मतलब ये है कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इनको प्रोवाइड करती है और उससे इनके अंदर फर्टिलाइजिंग एबिलिटी डेवलप होती है। और इन फ्लूइड फ्रॉम द ओविडक्ट्स, और उसके साथ साथ एक और तरीका भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का है कि ओविडक्ट में से फ्लूइड लेकर उसके अंदर इन स्पर्म्स को कुछ देर के लिए इंक्यूबेट किया जाए, देन दे बिकेम एबल टू फर्टिलाइज द एग, और फिर इनसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। Sperm that are not capacitated are held up in the cumulus and so do not reach the egg. ऐसे स्पर्म्स जो किसी वजह से कैपेसिटेट नहीं कर पाते, यानी ये चेंजेस से नहीं गुजरते, तो वो क्यूमुलस के अंदर ही फंस जाते हैं, वहीं रुके रहते हैं और एग तक नहीं पहुंच पाते, यानी उनके अंदर वो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी जो है वो नहीं आ सकती। Some human sperm reach the ampullary region of the oviduct within a half hour after intercourse. Those sperms may have little chance of fertilizing the egg. कहते हैं कि जो ये रेस लगी होती है स्पर्म्स की ओविडक्ट में एम्पुलर रीजन तक पहुंचने के लिए, तो उसमें ये देखा कि कैपेसिटेशन के बाद जो स्पर्म्स बहुत हाईली हाइपर एक्टिव हो गए और विद इन हाफ एन आवर वो वहाँ पहुँच भी गए, तो ज़रूरी नहीं कि फिर भी वो फर्टिलाइज कर सकें एग को। उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ साइंटिस्ट की मुख्तलिफ रिसर्चेस हैं। 1995 में इस ग्रुप ने ये फाइंड आउट किया दैट नियरली ऑल ह्यूमन प्रेगनेंसीज रिजल्ट फ्रॉम सेक्शुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग अ 6-day पीरियड
एंडिंग ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन। आगे उस जगह पर एम्पुलर रीजन में वो साइट का होना भी ज़रूरी है। तो उसमें जो मतलब इन्होंने रिसर्च की तो उसमें ये पता चला कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल का फीमेल के अंदर डे है ओवुलेशन का, जब उस एग ने ओवरी को छोड़ना है उससे 6 डेज बाद तक अगर स्पर्म अवेलेबल हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और अगर उसके बाद स्पर्म वहाँ पे मौजूद होंगे, बेशक वो हाफ एन आवर में भी पहुँच जाए, वो साइट विल नॉट बी अवेलेबल देयर। तो वो साइट मैक्सिमम 6 डेज आफ्टर ओवुलेशन वहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके बाद वो वहाँ से आगे मूव कर जाता है और जो ल्यूटियल स्टेज है उसमें फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल चला जाता है फाइनली मेनिस्ट्रुएशन की तरफ। तो वो साइट जो है दैट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस मीन्स दैट द फर्टिलाइजिंग स्पर्म कुड हैव टेकन एज लॉन्ग एज 6 डेज टू मेक द जर्नी। मतलब ये है कि जब ओवुलेशन हुई है वहाँ से वो साइट 6 दिनों तक अगर वहाँ मौजूद है और उसी डे पर ही अगर मेल स्पर्म्स जो हैं दे आर डिपॉजिटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, तो 6 डेज तक उसको वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और ये भी मतलब उसमें रिकॉर्ड में रिसर्चेस में आया है कि इस तरह की प्रेगनेंसीज भी एस्टेब्लिश्ड हैं। 1995 में another scientist has proposed a hypothesis wherein capacitation is a transient event and sperm are given a relatively brief window of competence in which they can successfully fertilize the egg. एक और रिसर्च ने ये बताया कि जो स्पर्म के अंदर ये एबिलिटीज आती हैं फर्टिलाइजेशन की, ये परमानेंट नहीं होती। ये एक आरजी इवेंट है जिससे वो स्पर्म जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसे एक विंडो मिल जाती है तेजी से मूव करने की। जो भी उसमें चेंजेस आती हैं ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं कि वो सक्सेसफुली वो साइट को फर्टिलाइज कर सके। ये एक शॉर्ट दौरानिया है, उसके बाद वो वापस दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो फिर बेशक वो साइट भी अवेलेबल हो तो वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा। एज द स्पर्म रीच द एम्पुला दे अक्वायर कॉम्पिटेंस, बट इफ दे स्टे अराउंड टू लॉन्ग दे लूज इट। यानी स्पर्म जो है वो एम्पुला तक पहुंच गया, उसमें वो कॉम्पिटेंस भी वहां तक पहुंचते तक मौजूद थी, और वहां पर वो साइट मौजूद नहीं है, वो साइट देर से पहुंचा, तो बेशक स्पर्म वहां पे काफी देर रुका रहे तो वो अपनी उस सलाहियत को खो देगा। Sperm may also have different survival rates depending on their location within the reproductive tract, and this may allow some sperm to arrive late but with better chances of success than those that have arrived days earlier. अब ये देखा गया कि ये स्पर्म जो हैं ये मिलियंस की तादाद में होते हैं जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट किए जाते हैं। आई थिंक 280 मिलियंस के करीब स्पर्म्स जो हैं वो एक इजैकुलेट में रफ सा मतलब एस्टिमेट है प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं इनका डिफरेंट सर्वाइवल रेट है। उसकी वजह क्या होती है कि जो ओविडक्ट है उसके अंदर बारीक बारीक माइक्रोविलाई की तरह के सीलिया प्रेजेंट हैं। तो ये स्पर्म्स जो हैं वहाँ गुच्छों की शक्ल में उनके अंदर फंस जाते हैं और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक पैकेजेस की फॉर्म में रिलीज होते हैं। उस दौरान दे रिमेन कैपेसिटेटेड, मतलब ये नहीं होता कि उनका वहाँ रुकना जो उनकी कैपेसिटेशन की उस सलाहियत को इंटरफेयर कर रहा होता है। उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर की सिक्रीशंस उनकी वो सारी वायबिलिटी को मेंटेन किए रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारे स्पर्म्स एट अ टाइम एम्पुला को जाकर ब्लॉक नहीं करते, बल्कि स्पेसिफिक पैकेट्स में दे आर रिलीज। और बारी बारी मतलब एक ग्रुप पहले पहुंच गया, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, इस तरह से वो वहाँ पहुंचते हैं। तो उसमें भी साइंटिस्ट ने ये देखा कि ऐसे स्पर्म्स जो अर्ली पहुंच गए थे ज़रूरी नहीं कि वो फर्टिलाइज कर सकें, बल्कि जो लेट वहाँ पहुँचे थे उनकी कैपेसिटेटिव एबिलिटी ज़्यादा बेहतर थी और उनमें ज़्यादा चांसेस देखे गए फर्टिलाइजेशन के। दे वर मोर प्रोन टू फर्टिलाइजेशन, उनके अंदर वो सलाहियतें ज़्यादा बेहतर थी। एक मिनट बेटा, मुझे देखने में फ़ोन है।
The molecular changes that account for capacitation are still unknown, but there are 4 sets of molecular changes that are important. वैसे तो exactly मतलब आप अगर उसको follow करें तो सारा mechanism तो अभी तक clear नहीं है, लेकिन उसमें से जो 4 important events pump के साथ होते हैं for capacitation उनको यहाँ पे line out किया गया है. First, the fluidity of plasma membrane is altered. सबसे पहले ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें, उसकी फ्लूइडिटी जो है, मतलब ये आपको पता है कि जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है उसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, उसकी हाई फ्लूइडिटी की वजह से. उस फ्लूइडिटी को एनहेंस करने के लिए उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की चेन्स अटैच्ड होती हैं. जितनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगी मेम्ब्रेन में उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी. तो यहाँ पर सबसे पहला इवेंट जो होता है वो ये है कि इसकी फ्लूइडिटी को चेंज किया जाता है यूट्रस की सिक्रीशंस की वजह से. यूट्रस में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो ये फ्लूइडिटी चेंज करने का बायस बनते हैं. कैसे चेंज किया जाता है? ये जो कोलेस्ट्रॉल की चेन्स हैं इनको रिमूव किया जाता है बाय एल्ब्यूमिन प्रोटीन फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन है. अभी हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए भी कहा था कि अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन में आप रखते हैं उसको तो उनके अंदर बॉडी से बाहर भी कैपेसिटेशन जो है वो करवाई जा सकती है. If serum albumin is experimentally preloaded with cholesterol, it will not permit capacitation to occur in vitro. उसका वो कहते हैं कि मजीद उन्होंने ये देखा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई एल्ब्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो उन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसा एल्ब्यूमिन यूज़ किया जिसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी मिक्स्ड था, प्रीलोडेड था. तो उसमें क्या हुआ कि उससे कैपेसिटेशन का प्रोसेस नहीं हो सका. इसका मतलब ये है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट विल नॉट परमिट कैपेसिटेशन टू अकर इन विट्रो. ये पहली कंडीशन, जो पहली चेंज उसमें आती है. सेकंड क्या होता है? पर्टिकुलर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द स्पर्म सरफेस आर लॉस्ट ड्यूरिंग कैपेसिटेशन. अब क्या होता है कि जब एपिडिडमस में स्पर्म्स की मैचुरेशन होती है तो शायद आपको याद हो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इसके बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन का कोट लगा दिया जाता है. वो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट जो है वो इसकी हिफाजत के लिए होता है क्योंकि आगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब इन स्पर्म्स ने मूव करना है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो डिफरेंट एंजाइम्स की एक्टिविटी से इसके जो स्पेसिफिक नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या एक्रोसोमल वेसिकल है उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे. तो यहाँ पर पर्टिकुलर वो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट जो इस पे एपिडिडमस में डिपॉजिट किया जाता था वो उसको यहाँ पे उतार दिया जाता है ताकि ये लाइट वेट हो जाए और इसकी हाइपर मोटिलिटी जो है वो एबिलिटीज के अंदर लाई जा सके. इट इज़ पॉसिबल दैट दीज कंपाउंड्स ब्लॉक द रिकग्निशन साइट्स ऑफ द प्रोटीन्स क्योंकि ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था ग्लाइकोप्रोटीन का कोट उन प्रोटीन्स को जो आगे गैमेट्स की रिकग्निशन के लिए चाहिए. अगर यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन का कोड नहीं उतारा जाएगा तो इसके वो प्रोटीन्स जो रिकग्निशन के लिए यूज़ होने हैं उनकी अनमास्किंग नहीं होगी जिसकी वजह से ये अपने स्पीशीज़ के गैमेट को रिकग्नाइज नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती. दैट बाइंड टू जोना पेलुसिडा. ये दो इसके मेजर ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुए. तीसरी चीज़ क्या हुई? द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द स्पर्म बिकम मोर नेगेटिव. मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसकी चेंज करती जाती है. नॉर्मली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पहले भी नेगेटिव ही होती है लेकिन यहाँ पर मोर नेगेटिव कर दिया जाता है. उसकी रीज़न क्या है वो अभी इस डायग्राम से हम पढ़ते हैं. दिस चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल मे अलाउ कैल्शियम चैनल्स टू बी ओपन एंड परमिट कैल्शियम टू एंटर द स्पर्म. इन जो ये पोटेंशियल चेंज होता है इसकी वजह से ये गेटेड चैनल कैल्शियम के खुल जाते हैं और बाहर से कैल्शियम जो है उस स्पर्म के अंदर आना शुरू कर देता है. Calcium and bicarbonate ions may be critical in activating cyclic AMP production and in facilitating the membrane fuel events of the acrosomal reaction. हमने पढ़ा था कि जो acrosomal reaction होता है उसमें plasma membrane of the sperm head it will fuses with the acrosomal vesicle at specific points जिसे हमने perforation कहा था.
तो वो कहते हैं यहाँ पर कैल्शियम आयन का अंदर बढ़ जाना जो है उस स्पर्म के अंदर साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन करवाता है। साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन से ऐसा अंदर मैकेनिज्म शुरू हो जाता है जिससे दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज होकर एक्रोसोमल प्रोसेस को प्रोमोट करती हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखें, सबसे पहला इवेंट जो होगा वो होगा एल्ब्यूमिन की वजह से कोलेस्ट्रॉल का यहाँ से इफ्लक्स, कोलेस्ट्रॉल का रिमूव होना, एल्ब्यूमिन उसके साथ बाइंड करेगा और कोलेस्ट्रॉल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल यहाँ से रिलीज होगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज कर जाएगी। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे चेंज करेगी? बाहर से ये जो बाइकार्बोनेट आयन चैनल है दैट विल ओपन ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स। जैसे ये ओपन करेगा तो बाहर से नेगेटिव आयंस जो हैं दे विल मूव इनसाइड, जिसकी वजह से अंदर से मेम्ब्रेन जो है वो हाईली नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन जो है ये क्या करेगा, ये एडिनाइलेट साइक्लेज मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम है उसको एक्टिव कर देगा। ये पॉजिटिव साइन जो है ये एक्टिवेशन शो कर रहा है। एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन का मतलब ये है कि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा तो उसकी वजह से सेल के अंदर मौजूद वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे, जिनमें से सपोज एक एंजाइम है प्रोटीन काइनेज ए। जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा किसको, फास्फोटायरोसिन फॉस्फेटेसिस को। फास्फोटायरोसिन फॉस्फेटेसिस क्या चीज़ है? फास्फोटायरोसिन काइनेसिस ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस तरह के प्रोटीन्स की फॉस्फोरिलेशन करवाते हैं जिनमें टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, उनको हम प्रोटीन टायरोसिन काइनेसिस कहते हैं। ये फास्फोटायरोसिन फॉस्फेटेसिस जो हैं उनको इनहिबिट करेगा, लेकिन प्रोटीन टायरोसिन काइनेसिस को एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोरिलेशन होगी। यानी ऐसे प्रोटीन्स जिन पर टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट है वहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा, ये साइक्लिक एएमपी वाला फॉस्फेट जो है वो वहाँ पे ऐड होगा एंड देयर विल बी स्पेसिफिक इवेंट ऑफ कैपेसिटेशन इनसाइड द स्पर्म। स्पर्म के अंदर ये चेंजेस आएंगी जो हमने ये आगे पढ़ी हैं कि उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, उसमें स्पेसिफिक जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोड था वो उतार दिया गया। तो इस किस्म की चेंजेस जो हैं इंटरनली उसके अंदर स्पर्म के प्रोड्यूस हो जाएंगे। फोर्थ इवेंट जी क्या है इसका? फोर्थ, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन अकर, यही वाली प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन होगी। However, it is still uncertain whether these events are independent of one another and to what extent each of them causes sperm capacitation। कहते हैं ये चार मेजर इवेंट्स इस स्टेज पर इसमें नजर आते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि क्या ये चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, डिपेंडेंट है, और क्या इनकी वजह से ही ये कैपेसिटेशन हो रही है। लेकिन ये चार इवेंट इसमें होते हैं जिससे स्पर्म जो है वो इतना लाइट वेट हो जाता है और इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो अगेंस्ट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी तेजी से मूव करके एम्पुला तक पहुंचने की कोशिश करता है। यहाँ तक बेटा कोई चीज़